में घायल लोगों का अस्पताल जाकर हाल जाना, वहीं मृतकों के परिजनों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया। पीएम मोदी मोरबी में हादसे वाली जगह पहुंचे और अधिकारियों से बात कर घटनास्थल का मुआयना किया। घटनास्थल से निकलकर पीएम मोदी का काफिला अस्पताल पहुंचा, जहां पीएम ने हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों से भी मुलाकात की। इसके बाद पीएम ने मोरबी हादसे पर समीक्षा बैठक की। पीएम ने अफसरों को पीड़ित परिवार के संपर्क में रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस दुखद घड़ी में उन्हें हर संभव मदद मिले। बैठक में अधिकारियों ने पीएम को बचाव अभियान और प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सहायता के बारे में भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने मोरबी में उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने पुल टूटने के वक्त मच्छू नदी में गिरे लोगों को बचाने के लिए मदद की थी। बता दें कि मोरबी हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहे इंडिया वाटर वीक का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में इंडिया वाटर वीक का राष्ट्रपति मुर्मू ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद थे। ये कार्यक्रम 5 दिनों तक चलेगा। इंडिया वाटर वीक में जल स्रोतों को संरक्षित करने पर चर्चा हो रही है। भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में डेनमार्क सहभागी देश है। कार्यक्रम में कई तकनीकी सत्र होंगे, साथ ही प्रेजेंटेशन से लोगों को जागरूक किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICID और INCID का भी व्याख्यान होगा। साथ ही वाटर रिसोर्स पर प्रदर्शनी का आयोजन होगा। वहीं संबोधन में सीएम योगी ने नमामि गंगे परियोजना का भी जिक्र किया। कानपुर में 14 लाख लीटर यानी 14 MLD सीवर प्रतिदिन गंगा में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के बाद सीसामऊ में जहां पर लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था, आज वह सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। एक भी बूंद सीवर गंगा में आज वहां पर नहीं गिरता है। सीएम के आदेश के बाद सभी मंत्री एक्शन में है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर पहुंचे और यहां पर अधिकारियों को ड्यूटी से नदारद पाकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुबह पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर पहुंच गए। मंत्री के निरीक्षण के दौरान दफ्तर से अधिकारी गायब मिले। खाली पड़ी कुर्सियां देखकर मंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, मंत्री जी ने एक के बाद एक सवाल करने शुरू कर दिए, लेकिन उन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। काफी देर तक पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में जितिन प्रसाद निरीक्षण करते रहे। HOD को छोड़ कई जेई गायब मिले। दरअसल सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि 15 नवंबर तक सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएं। सीएम के इस आदेश के बाद से न सिर्फ मंत्री जी एक्शन में हैं, बल्कि उन्होंने सख्त आदेश दिए हैं कि 1 महीने तक कोई भी अधिकारी छुट्टी नहीं लेगा। सभी को गड्ढा भरने की मुहिम में रोज की अपडेट देनी पड़ेगी। इसी कवायद के चलते उन्होंने कई जिलों में दौरे किए और लापरवाही के आरोप में 2 इंजीनियर को निलंबित कर दिया और 6 से स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गड्ढा मुक्ति सड़क अभियान को लेकर विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद ने आधा दर्जन से ज्यादा जिलों का स्थलीय निरीक्षण किया और गड्ढा मुक्ति सड़क की प्रोग्रेस देखी, गुणवत्ता देखी। तमाम जगहों पर खामियां नजर आई विभागीय मंत्री को। अब विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन कर रहे किसानों की पुलिस से नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और महिला किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ग्रेटर नोएडा में NTPC दादरी प्लांट गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने किसानों पर लाठियां बरसाईं। नियमित मुआवजे की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन में महिला किसान भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। एक छात्र की मौत से हड़कंप मच गया। छात्र का शव चंदारी रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कानपुर में लापता छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया। चंदारी रेलवे स्टेशन के पास सुबह पुलिस को छात्र का शव मिला।
शव मिलने के बाद पुलिस ने परिजन को सूचना दी। इकलौते बेटे की मौत से परिवार सदमे में है। बिल्कुल 101%, क्योंकि उसकी बॉडी जिस पोजीशन में मिली है कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता है, और आदमी सुसाइड करेगा या कुछ करेगा तो उसके कहीं निशान होगी, फंदा लटकाएगा, कुछ करेगा। उसके तो हाथ बिल्कुल, पैर बिल्कुल जकड़े हुए हैं, उल्टा ये पड़ा हुआ था मुंह के बल। बताया जा रहा है कि राहिल कल स्कूल गया था। स्कूल से निकलने के बाद से वो लापता था। घर नहीं पहुंचने पर माता पिता ने तलाश शुरू की। नहीं मिलने पर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं आज सुबह जब पुलिस को शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला तो पुलिस ने परिवार को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। गाजियाबाद से चोरी का अनोखा मामला सामने आया है, जहां चोर ने पहले घर के गहने चुराए और बाद में कुछ गहने कोरियर से वापस भेज दिए। गाजियाबाद में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। चोर ने पहले फ्लैट से चोरी की, फिर थोड़े दिन बाद चोरी के कुछ जेवर कोरियर कर दिए। घटना बीते 23 अक्टूबर की है। नंदग्राम के पास राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी में फ्लैट में चोरी हुई थी। इस दौरान घर से जेवरात और नकदी चुराई गई थी, लेकिन मंगलवार को एक पार्सल पीड़ित परिवार के पास पहुँचा, जिसमें चोरी किए हुए कुछ जेवरात रखे हुए थे। पुलिस तो वापस हमसे ही क्वेश्चन कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कोई जानकार है ये, जबकि ये काम पुलिस का है ढूंढने का कि वो कौन है। वो कल आई हैं, कल बस वो नक्शे वगैरह बना के ले गई हैं, लेकिन बहुत धीरे काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि चोरी के दौरान चोर ने एक लेटर घर पे छोड़ा था, जिसमें उसने चोरी के पीछे की वजह मां का इलाज बताया था। अब पुलिस पार्सल की जांच कर चोर का पता लगाने में जुटी हुई है। मेरी यही गुजारिश है उन लोगों से, जल्दी से जल्दी उस चोर को पकड़ा जाए और जो मेरा सामान है मुझे वापस मिले, और ये बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी की कंपनी में 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला सामने आया है। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में देहरादून की एक कंपनी की जांच के आदेश दिए गए हैं। सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड नाम की इस कंपनी में प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी साल 2017 से 2020 तक डायरेक्टर थी और मौजूदा समय में उनके रिश्तेदार ही इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंपनी पर आरोप है कि फर्जी तरीके से लोगों के नाम पर आरडी एफडी में रुपए जमा कराकर ब्लैक मनी को वाइट किया गया है। सोशल म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनी कुछ है, कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट आई है, तो उस पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी एसटीएफ की तरफ से। उसमें ये पाया गया कि इस पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कि कुछ आने का बात आ रही थी। उस पे विस्तृत जांच के लिए ईओडब्ल्यू को भेजा गया है शासन के द्वारा। साल 2017 से साल 2020 तक पूर्व सीएम के सलाहकार की पत्नी इसमें डायरेक्टर थी। पुलिस के मुताबिक एसटीएफ से जांच कराई गई थी, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है। उसी के बाद अब मामले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। बागेश्वर में अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली और अब आत्महत्या से पहले का उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बागेश्वर में अग्निवीर भर्ती में असफल होने पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया, जो अब वायरल हो रहा है। युवक का नाम कमलेश था, जो बागेश्वर के फरसाली कपकोट का रहने वाला था। कमलेश अग्निवीर परीक्षा में असफल हो गया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। कमलेश ने आत्महत्या करने से पहले अपने दोस्तों को एक वीडियो जारी कर बताया कि फिजिकल और मेडिकल में वो पास हो गया था, जबकि लिखित परीक्षा में वो फेल हो गया, जबकि उसके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी था। कमलेश ने वीडियो रोते हुए बनाया। वीडियो मिलते ही उसके दोस्त उसके घर पहुंचे और आनंद फानन में युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद कमलेश के बूढ़े माँ बाप और पूरा परिवार सदमे में है। मुझे मतलब ऐसे मजबूर कर दिया, देखो ये लास्ट ऑप्शन मेरे पास, मैं कुछ नहीं कर सकता यार। सॉरी यार। था हल्द्वानी में सीएम धामी की सख्ती का असर देखने को मिल रहा है, जहां 6 साल से अटकी नहर कवरिंग योजना का काम शुरू हो गया है। सीएम धामी की सख्ती के बाद हल्द्वानी में 6 साल से लटकी नहर कवरिंग योजना का काम शुरू हो गया। दरअसल सीएम धामी ने हल्द्वानी में लटकी हुई नहर कवरिंग योजना का जायजा लिया था। इस दौरान सीएम ने काम नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की थी। अब सीएम के सख्त रुख का असर दिखाई दे रहा है। जो काम 6 साल से अटका हुआ था, वो 6 घंटे से कम वक्त में ही शुरू हो चुका है। असल में ये सरकारी योजना की हकीकत, सरकारी विभागों की हकीकत दिखाती है। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसका शिलान्यास किया और शिलान्यास किया तत्कालीन मंत्री
इंदिरा हृदय ने 21 दिसंबर 2016 दिन बुधवार को इसका इनॉग्रेशन हुआ। आप समझ सकते हैं 6 साल के भीतर यहाँ पर ईंट तक नहीं लगाई गई। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यहाँ पहुंचे और उसका असर ये देखने को मिल रहा है कि 24 से भी कम घंटे का वक्त बीता है और काम शुरू हो चुका है। लोगों को उम्मीद है कि काम भी जल्द पूरा होगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। हल्द्वानी में सीएम धामी ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही सीएम रानीबाग स्थित HMT फैक्ट्री भी पहुंचे। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सुशीला तिवारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी फ्लीट रुकवाकर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां सीएम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल जाना। वहीं OPD में जाकर भी सीएम ने मरीजों से बातचीत की। नहीं, जो भी यहाँ से मैंने उनको जोशी जी को, प्रधानाचार्य जी को कहा है, जो भी यहाँ पर ज़रूरतें हैं वो शासन को अपना प्रस्ताव दे दें। हम लोग उस पर गंभीरतापूर्वक जो है विचार करेंगे और उस पर पूरा करेंगे। अस्पताल से पहले सीएम धामी हल्द्वानी के रानीबाग में HMT फैक्ट्री पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बंद पड़ी फैक्ट्री की जमीन का जायजा लिया। हाल ही में फैक्ट्री की 45 एकड़ जमीन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के नाम कर दी है। सीएम के मुताबिक HMT फैक्ट्री वाली जमीन पर किसी इको फ्रेंडली सेक्टर वाली इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है, जिस पर चर्चा चल रही है। वो हम लोग लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे और अंततः ये ज़मीन हमको मिल गई है, उत्तराखंड राज्य को मिल गई है। राज्य सरकार ने जो भी इसके कंपनसेशन थे वो सब जमा कर दिए हैं। सब मिला के 91 एकड़ यहाँ पर ज़मीन है और हम बहुत सारे जो आगे होने वाले काम हैं उन सब पर विचार कर रहे हैं। रामनगर में कॉर्बेट का गर्जिया जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। गर्जिया जोन के खुलते ही पहले दिन पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला है। जय हो। पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। रामनगर में कॉर्बेट का गर्जिया जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस जोन का एंट्री गेट इस बार रिंगौड़ा से बनाया गया है। पहले दिन ही यहाँ पर्यटकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। पहली पाली में जोन फुल हो गया, जिसमें देशी विदेशी पर्यटकों ने सफारी का लुत्फ उठाया। गर्जिया पर्यटन जोन यूं तो साल भर खुलने वाला जोन है, लेकिन इस बार बरसात में इसके रास्ते खराब होते ही इसे कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों के लिए बंद कर दिया था। बाद में इस जोन को खोलने की अनुमति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मांगी गई। अनुमति मिलने के बाद इसे अब रिंगौड़ा से खोल दिया गया है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और ये आज ही खुला है ये गेट, तो बहुत ही एक्साइटेड है हम। क्या देखने खास जा रहे हैं? हाँ, ये सब वाइल्ड लाइफ देखना है। गेट खुलने से सब लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है। स्थानीय लोगों में, पर्यटकों में उत्साह है और बड़ी संख्या में ये हमारी स्थानीय महिलाएं भी जो है, इनके द्वारा भी पर्यटकों का जो है स्वागत किया गया है और गेट भी इनके द्वारा जो है ओपनिंग किया गया है। गाजियाबाद की गंग नहर में डूब रहे एक बंदर को हनुमान जी ने बचा लिया। गंग नहर के बीचों बीच पिलर पर बनी हनुमान की मूर्ति डूबते हुए बंदर के लिए सहारा बन गई। गाजियाबाद में नहर में गिरे बंदर को बजरंगबली ने बचा लिया। दरअसल मुरादनगर में एक बंदर गंग नहर में गिर गया था। बंदर के लिए नहर के बीच पिलर पर स्थापित भगवान हनुमान की मूर्ति सहारा बन गई। तैरता हुआ बंदर इस मूर्ति से चिपककर रात भर बैठा रहा। एक बंदर मुरादनगर में गंग नहर में गिर जाता है। बंदर ने नहर से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। इसी बीच बंदर को नहर के बीच हनुमान जी की मूर्ति नजर आई और बंदर बजरंगबली की मूर्ति से चिपक गया। इस तरह से संकट मोचन हनुमान जी ने बंदर की जान बचा ली। बंदर रात भर मूर्ति से चिपककर बैठा रहा। पुलिस ने सुबह बोट से पहुंचकर बंदर को रेस्क्यू किया। ठंडे पानी में पूरी रात रहने से बंदर के बच्चे का शरीर सिकुड़ गया। कानपुर में बड़ा हादसा होने से बच गया। ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए शरारती तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के बने खंबे को रख दिया। कानपुर में ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा रेलवे हादसा टल गया और ट्रेन पटरी से उतारने की साजिश नाकाम हो गई। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर का खंबा रख दिया। पूर्वा एक्सप्रेस का इंजन खंबे से टकरा गया, पत्थर टूट गया और ड्राइवर ने भी रफ्तार धीमी होने की वजह से सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को रोक लिया। पूर्वा एक्सप्रेस जो हावड़ा से दिल्ली के लिए जा रही थी, उसके चकेरी आउटर ट्रैक पर सीमेंट की एक स्लैब रखने के बाद वहां से शरारती तत्व फरार हो गए। अब कानपुर के सभी आउटर सेगमेंट्स पर 9 टीमें लगाई गई हैं, जो इन बात का पता लगा रहे हैं आखिर क्या कारण था, स्लीपर्स क्यों रखे गए थे।
मामला चक्री रेलवे स्टेशन के पास का है। जांच में पता चला कि खेत में कटीले तार लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर का खंभा ट्रैक पर रखा था और इसके पीछे बड़ी साजिश मानी जा रही है। रेल पथ निरीक्षक ने चकेरी और आरपीएफ के सेंट्रल स्टेशन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी के माध्यम से त्रिस्तरीय जाँच की जा रही है। घटना के बाद रेलवे विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी को मिनी गुंडा एक्ट मामले में बड़ी राहत मिली है। शासन ने मिनी गुंडा नोटिस वापस ले लिया है। गोला गोकर्णनाथ सीट से एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी को मिनी गुंडा नोटिस मामले में बड़ी राहत मिल गई है। प्रशासन ने विनय तिवारी पर लगाया मिनी गुंडा एक्ट वापस ले लिया है। एसपी ने कड़े ऐतराज के बाद नोटिस निरस्त किया गया है। वहीं राहत मिलने से ही विनय तिवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। विनय तिवारी ने कहा कि बीजेपी के दबाव में उन पर झूठा केस दर्ज किया गया था। साथ ही विनय तिवारी ने प्रशासन पर भी पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगाया है। जो प्रशासन है वो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। ये उपचुनाव सरकार तो लड़ ही रही है, उसके साथ साथ जो प्रशासनिक अमला है इनका, चाहे सभी अधिकारी, वो चुनाव में पूरी तरीके से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर के प्रचार करने का। बता दें कि लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। चुनावी मैदान में बीजेपी ने अमन गिरी को उतारा है और उनके सामने एसपी ने विनय तिवारी को सियासी मैदान में उतार दिया है। इटावा में प्रधान से प्रताड़ित मां बेटे ने एसएसपी ऑफिस के बाहर की आत्मदाह की कोशिश। इटावा में मां बेटे ने एसएसपी ऑफिस के सामने केरोसिन का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन दोनों को समय रहते ऑफिस के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचा लिया। मां बेटे ने बताया कि ग्राम प्रधान और उसके दबंग साथियों से परेशान हैं। कई बार पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं एसपी सिटी कपिल देव सिंह ने पीड़ित मां बेटे को समझा बुझाकर घर भेज दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इतना ही नहीं, एसपी सिटी ने पीड़ित की सुनवाई न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जाँच के आदेश दिए हैं। पूरा मामला विजयपुरा गाँव का है। पुलिस कार्यालय में गए थे, ये संज्ञान में आया है तो पुलिस कर्मियों ने इनको रोका है और इनको थाने पर ले आया गया है। इनकी शिकायत जो है उसका निराकरण कराया जा रहा है। अभी जो इनके द्वारा जो फैक्ट बताए गए हैं वो लिख करके दे रहे हैं, उसी अनुसार कार्रवाई। बदायूं के ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने भाजपा नेता रविंद्र दीक्षित और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से असले भी बरामद किए हैं। बदायूं में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता, पत्नी शारदा देवी, मां शांति देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बीजेपी नेता रविंद्र दीक्षित और उनके बेटों को हिरासत में ले लिया है और उन सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने रविंद्र दीक्षित के असलहों को भी जब्त किया है। साथ ही तीनों शवों का पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन को सौंप दिया है। रविंद्र दीक्षित पुत्र रामदीन, सार्थक दीक्षित पुत्र रविंद्र दीक्षित और उनके बेटे अर्चित दीक्षित को 120B आपराधिक षड्यंत्र के तहत तथा एक विक्रम और विक्की उसी गांव का निवासी है, इनको मुख्य रूप से नामित करते हुए 2 अज्ञात अभियुक्तों के साथ अभियोग पंजीकृत कराया है। मामला उसहैद थाना क्षेत्र के सथरा गांव का है। कल तीनों की हत्या हुई थी। मृतक के परिजनों ने बीजेपी नेता रविंद्र दीक्षित और उनके बेटों पर हत्या का आरोप लगाया।